हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। उसमें जस्ट हमने ये देखा था कि जब भी दो चार्ज साथ में होते हैं तो उनमें उनके बीच एक फोर्स डेवलप होता है, नेचुरल फोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या कि उसके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो आज हम कूलॉम्स लॉ में जो चार्ज के ऊपर डायरेक्शन आती है वो किस साइड होती है और कैसी होती है वो हम देखेंगे। तो मान लिया यहाँ पे एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव चार्ज, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q2। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे R डिस्टेंस हमने मान ली। तो हमने क्या सीखा, इन दोनों के बीच क्या डेवलप होता है, फोर्स डेवलप होता है। तो कूलॉम्स ने बोला कि जब भी दो चार्ज रखे हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसे, इस Q2 पे ये Q1 फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा, लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में करता है, इधर। तो उस फोर्स का जो नाम होगा क्या होगा, F2, क्योंकि Q2 पे लग रहा है और कौन लगा रहा है, 1। तो उस फोर्स का नाम हो जाएगा F21 वेक्टर। सिमिलर जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, रिपेलिंग फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और उसका जो नाम होगा क्या होगा, F, क्योंकि 1 पे लग रहा है और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, इसलिए नाम हो गया F12 वेक्टर। अब जब हम बात करते हैं, जब Q2 पे Q1 ने फोर्स लगाया तो उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या था, R12। 1 से किधर जा रहा था, 2 की तरफ। जबकि जब 2 ने 1 पे लगाया उस समय उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, R21। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, और इसमें हम देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि एक्सप्लेन द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करिए। और जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो उसके इंपॉर्टेंट बातें हमको कुछ पता चलती हैं, उनको एक्सप्लेन करिए। तो आपके बोर्ड के हिसाब से और नीट और जेई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म का। तो देखते हैं हम लोग। अभी हमने क्या देखा, जैसे ही दो चार्ज रखेंगे तो एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है और दूसरा चार्ज पहले के ऊपर फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे हमको ये बात तो दिख रही है कि दो फोर्स हैं और दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सिमिलर चार्ज हम लेते हैं तो दोनों निकालते हैं हम फोर्स। तो पहले हम बात करते हैं F21 वेक्टर की। तो देखिए जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के पास क्या होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। दो चीजों से मिलकर बनता है वेक्टर। तो जो F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो हमने पढ़ा कितना होगा, K Q1 Q2 बाय R²। आप Q2 Q1 लिख दीजिए या Q1 Q2 बात बराबर है, सेम है। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन। तो फिजिक्स में जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी जाती है वो हमेशा रिप्रेजेंट करी जाती है यूनिट वेक्टर से। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में किससे करी जाती है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो जब F21 फोर्स की बात कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, R12 कैप। क्या है, R12। और यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैप लगा के। तो सिंपल हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो F21 वेक्टर आया वो क्या है वेक्टर फॉर्म में, K Q1 Q2 बाय R², और यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R12 कैप। अब ये R12 कैप का मीनिंग क्या है, कई कई एग्जाम में नीट वगैरह में एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। तो इसका मतलब क्या है, अलग से देखिए। R12 कैप का मतलब क्या, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं थोड़ा देख लीजिए। यूनिट वेक्टर, सपोज दैट एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए कैप, और जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। सिमिलर चीज यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे R12 कैप जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है कहाँ से, R1 से 2। तो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो क्या हो गया R2 माइनस R1, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R2 माइनस
R1। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम R12 कैप को। तो आपको बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आपको पता होना चाहिए, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलर ऐसे ही हम F12 वेक्टर फोर्स निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड Q1 Q2 सेम है, R डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा देखिए, तो F12 वेक्टर की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर क्या है आपका R21, क्या हो जाएगा R21 कैप। सेम यही R21 कैप क्या होगा यहाँ पे, R21 कैप क्या है, क्योंकि 1 फाइनल लास्ट है और ये इनिशियल है, तो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया वेक्टर, इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर इसका। तो जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम और डायरेक्शन दोनों का क्या है अपोजिट। तो यहाँ पे अगर हम एक नेगेटिव वेक्टर निकालें, किसी एक का नेगेटिव वेक्टर निकालें, नेगेटिव वेक्टर कैसे निकालते हैं उसको भी देख लीजिए आप लोग। किसी वेक्टर का, जैसे सपोज दैट ये वेक्टर है A, इस वेक्टर का आपको नेगेटिव वेक्टर निकालना है, तो क्या करना होता है, इसके मैग्नीट्यूड को सेम रखो और डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तो ये वेक्टर किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर में। सिमिलर काम यहाँ पे हम एक किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालते हैं, जैसे F12 इसका निकालें तो मैग्नीट्यूड सेम रखना है, मैग्नीट्यूड तो क्या है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तो डायरेक्शन यहाँ पे पहले कितनी थी R21 इस साइड है, तो इसकी रिवर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी R12, यहाँ पे क्या लिखेंगे R12 कैप। तो ये वेक्टर किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर में चेंज हो जाएगा। अगर नेट फोर्स निकालें इस केस में, नेट फोर्स अगर निकाला जाए, नेट फोर्स तो कितना हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। तो देखिए F12 वेक्टर कितना है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 माइनस प्लस F21 वेक्टर क्या है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा R12 कैप आ जाएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव सेम चीज, ये नेगेटिव, तो नेट फोर्स जो होगा कितना आएगा 0। तो वेक्टर फॉर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चली हमको कि अगर दो सिमिलर टाइप्स के चार्ज हैं तो जो नेट फोर्स आता है वो हमेशा कितना आता है 0। तो ये बात हुई। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है हमको, क्या, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में नेट फोर्स कितना आ गया 0 आ गया। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स कितना था F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल टू 0। और इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर हम देखें तो इसका मीनिंग हो गया F12 वेक्टर, एक को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस F21 वेक्टर, जो कि हमको पहले से दिखाई दे रहा था, जिस चीज को हमने प्रूव कर दिया कि F12 वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड F21 वेक्टर। बट ये माइनस साइन वेक्टर में क्या रिप्रेजेंट करता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है बच्चों, जिसको हम नोट डाल के लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमको क्या पता चला, वेक्टर फॉर्म में हमको पता चला कि जो फोर्सेस हैं, और कैसी फोर्स हैं ये लिख सकते हैं आप इसको, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। यहां पे जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है, एक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये जितना इस पे फोर्स लगाता है Q2 भी सिमिलर फोर्स किस पे लगाता है, Q1 पे लगाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात इसकी, तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि इट इज ए पॉइंट फोर्स। क्या है, पॉइंट फोर्स का मीनिंग क्या कि Q1 Q2 को इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ऐसे नहीं कर सकता। ये कैसे करता है, सेम लाइन ऑफ एक्शन के साथ करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, पॉइंट फोर्स है। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म।
यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इस फॉर्मूले की, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या मिला, वेक्टर फॉर्म में हमें फॉर्मूला मिला कि जो फोर्स होता है मैक्सिमम 90% यही यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म बाद में शो करते हैं उसको। सिंपल फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स है तो वेक्टर होगा, ये तो फिक्स है। तो यहां से हमको क्या बातें पता चली, तो कुछ प्रॉपर्टीज कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है इस फॉर्मूले पे बेस्ड सॉरी क्या होता है, देखिए प्रॉपर्टी में पूछा जाता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। तो फोर्स और डिस्टेंस की अगर रिलेशनशिप निकालें तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल। अब जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दो चार्जेस के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। और यही फोर्स यूज होता है कहां पे, अगर एक बात एग्जांपल दूं केमिस्ट्री में, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो उनके पास कौन सी फोर्स होती है, जिस फोर्स के साथ वो चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनके पास जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, दो चार्ज है, इनके बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होता है, जो फोर्स क्या है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और ये फोर्स कंटिन्यूअस यहाँ पे डेवलप होती रहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है। तो हमने अप्रॉक्स पढ़ा कि फोर्स इक्वल टू k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम k को एक्सप्लेन करें तो k क्या था, 1/4πε0, साथ में क्या था q1 q2 बाय आर स्क्वायर। पिछले लेक्चर में बताया गया कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, एयर के लिए। अगर चार्जेस के बीच में एयर हो, वैक्यूम हो, या इसी को लिखा जाता है फ्री स्पेस। बट कभी ऐसी सिचुएशन हो कि दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम अप्लाई कर दिया जाए, तो यहां से आपके नीट में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान रखिएगा। जब दो चार्ज हैं और उनके बीच में एयर ना हो के कोई दूसरा मीडियम है, एयर ना हो के उनके बीच में क्या है, एक मीडियम है, मान लिया कुछ भी मीडियम हो सकता है, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो उस केस में जो आता है फोर्स इन दोनों के बीच में, वो ध्यान रखिए आप लोग, डायरेक्ट फोर्स जो होता है इस केस में वो डायरेक्ट होता है Fe डिवाइडेड बाय के। जो नॉर्मल फोर्स होता है वो डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पे के क्या है, तो के एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है यहाँ पे, जो क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं क्या कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये, विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। यहाँ पे जो के है ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे इन फोर्सेस के बीच में कोई दूसरा, इन चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया, तो वहां पे जो फोर्स होता है वो k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल फोर्स से। तो इसीलिए इस k को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला हमारा डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है, जिसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका हम ऐसे बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू साथ में क्या हो जाएगा, के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, कैसे आया देख लीजिए एक बार अगर समझना है इसको तो। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जैसे एक मीडियम आया तो एफ ई डैश इक्वल टू एफ ई बाय के, और ये क्या है हमारा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे के Q1 Q2 बाय ये डैश वाला है आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया के को एक्सप्लेन करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन, साथ में क्या आ गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, साथ में के, और साथ में क्या आ गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड सेम है क्योंकि
बचेगा क्या नीचे 1/ε0 और यहाँ पे क्या बचेगा 1/ε0 साथ में के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा ε0 और साथ में क्या आएगा के, जिसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ये के ये एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी इन मीडियम, कोई दूसरा मीडियम हो सकता है। और ये क्या है आपका परमिटिविटी फॉर एयर एंड वैक्यूम, या तो एयर की बात कर लें या हम वैक्यूम की बात कर लें, उसके लिए परमिटिविटी है। तो ध्यान रखिए इस पर नीट में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हम न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करेंगे, बट न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसके पहले हम बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म के या सिंपल, पहले उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर नीट के क्वेश्चन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन जेईई मेंस या एडवांस के करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो भी आपकी इंक्वायरी है प्लीज कमेंट में लिखिए, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है हम लोगों को। थैंक यू।